नमस्कार। सेंसर टीवी के खास कार्यक्रम प्रश्नकाल विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद की कार्यवाही में प्रश्नकाल बेहद महत्वपूर्ण होता है। हर रोज जब संसद की कार्यवाही होती है तो संसद में अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। आज दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे गए, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया गया। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने आज 11 मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों पर सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। अब बात लोकसभा में प्रश्नकाल की। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 18 मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज कार्यक्रम में हम प्रश्नकाल के दौरान कुछ मंत्रालयों से पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों और उससे जुड़े जवाब आपको दिखाएंगे। लोकसभा सांसद केसीनेनी श्रीनिवास का सवाल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से था। उन्होंने पूछा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत से स्वदेशी खिलौनों के निर्यात मूल्य के आंकड़े क्या हैं? क्या स्वदेशी खिलौना उद्योग में कारीगरों के लिए कोई वित्तीय प्रोत्साहन और निवेश सहायता दी जाती है? क्या सरकार का घरेलू खिलौना उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम योजना करने का प्रस्ताव है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सवाल के जवाब में बताया कि जहां पिछले 5 साल में भारत से खिलौनों का निर्यात वित्त वर्ष 2018-19 में 1695 करोड़ रुपए था, जो साल दर साल बढ़ते हुए वित्त वर्ष 2022-23 में 2714 करोड़ रुपए हो गया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने स्वदेशी खिलौनों सहित भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2023 से लागू हुई है। मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम के तहत खिलौनों के लिए 90% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वहीं निर्यातकों की ओर से खिलौनों के परीक्षण पर किए गए खर्च के 50% की प्रतिपूर्ति भी स्कीम के अनुसार की जाती है। खराब गुणवत्ता और कीमतों वाले खिलौनों के आयात को प्रतिबंधित करने के लिए आयातित खिलौनों का नमूना परीक्षण करना अनिवार्य कर दिया गया है। BIS अधिनियम के तहत खिलौनों पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश भी जारी किया गया है। जिला निर्यात संवर्धन हब पहल के तहत निर्यात संवर्धन के लिए खिलौना समूहों वाले 12 जिलों की पहचान की गई है। व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौते के उपयोग को बढ़ाने के लिए उद्गम प्रमाण पत्र के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। भारत की व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश लक्ष्यों को बढ़ावा देने की दिशा में विदेशों में भारतीय मिशनों की सक्रिय भूमिका बढ़ाई गई है। घरेलू खिलौना उद्योग के लिए PLI स्कीम के सवाल पर उन्होंने बताया कि नए क्षेत्र में विस्तार करने के मामले पर निर्णय लिया जाना है। भारत में खिलौना उद्योग के लिए बहुत संभावनाएं हैं। स्थानीय विनिर्माण के बढ़ते पैमाने, आकार और तकनीकी विशेषज्ञता के दम पर भारत तेजी से खिलौना उत्पादन के केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। 2014 से 2022 की अवधि में निर्यात में 240% की भारी वृद्धि हुई है। साथ ही इसी अवधि के दौरान देश में खिलौनों के आयात में 52% की उल्लेखनीय कमी आई, जिससे जहां अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है, वहीं विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा हो रहा है। माना जा रहा है कि 2028 तक भारत में खिलौना उद्योग 249 अरब रुपए को पार कर जाएगा। भारत में खिलौनों का आयात वित्तीय वर्ष 2014-15 में 2772 करोड़ रुपए था, जो 2021-22 में घटकर 870 करोड़ रुपए रह गया। वहीं निर्यात की बात करें तो 2014-15 में जहां ये 801 करोड़ रुपए था, वहीं 2021-22 में बढ़कर 2723 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 5 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत से खिलौनों का निर्यात 2018-19 में 1695 करोड़ रुपए से बढ़कर 2019-20 में 1990 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। वित्त वर्ष 2020-21 में देश से खिलौनों का निर्यात 1992 करोड़ रुपए से ज्यादा का रहा। 2021-22 में 2723 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। अमेरिका और यूरोप के शीर्ष वैश्विक खुदरा विक्रेताओं ने
भारतीय खिलौनों में गहरी रुचि दिखाई है और भारत से बड़े पैमाने पर ये देश खिलौने खरीदना चाहते हैं। सरकार ने देसी खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए खिलौनों पर आयात शुल्क 20% से बढ़ाकर 70% कर दिया है। सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रदर्शन से जुड़ा प्रश्न पूछा। उनका सवाल था कि देश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लागू होने के बाद से अब तक इस योजना का प्रदर्शन कैसा रहा। पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के निधि उपयोग में राज्यवार और वर्षवार कितनी वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से जुड़े सवाल का जवाब ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने दिया। उन्होंने बताया कि योजना में मार्च 2024 तक बुनियादी सुविधाओं सहित 2,95,00,000 पक्के मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसमें विभिन्न राज्यों संघ राज्य क्षेत्र में 2,94,00,000 मकान स्वीकृत किए गए हैं और 30 अक्टूबर 2023 तक 2.5 करोड़ मकानों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। योजना में पिछले 5 साल में 2,39,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की गई। वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 46,728 करोड़ रुपए से अधिक की राशि राज्यों ने खर्च की। 2021-22 में 49,105 करोड़ रुपए से अधिक और 2022-23 में इस योजना के तहत 57,952 करोड़ रुपए की राशि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने खर्च की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत करीब 3 करोड़ आवास का लक्ष्य रखा था। 30 नवंबर 2023 तक योजना में 3 करोड़ 23 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक 2 करोड़ 94 लाख आवेदन मंजूर किए गए हैं। योजना के तहत अब तक 2 करोड़ 50 लाख घरों का निर्माण किया जा चुका है। 30 नवंबर 2023 तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत तय लक्ष्य का 84% से अधिक काम पूरा हो चुका था। योजना के तहत लक्षद्वीप में 100% लक्ष्य हासिल हो चुका है। इसी तरह बिहार, झारखंड, राजस्थान में 95% से अधिक, मध्य प्रदेश, केरल और उत्तर प्रदेश में 90% से अधिक घरों का निर्माण हो चुका है। इसी तरह सिक्किम, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, गोवा और असम में 80% से अधिक लक्ष्य हासिल हो चुका है। 2024 तक सभी के लिए मकान उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए 20 नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुभारंभ किया गया था। इसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे ग्रामीण परिवारों को आवास और कच्चे मकानों को पक्का करने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बनने वाले मकानों में रसोई घर, पाइप से पीने का पानी, बिजली कनेक्शन, LPG गैस कनेक्शन और शौचालय जैसी सुविधाओं को शामिल किया गया है। सांसद डॉक्टर उमेश जी जाधव, डॉक्टर मनोज राजौरिया, तेजस्वी सूर्या और नलिन कुमार कटील ने अंतरिक्ष विभाग से वर्ष 2024 और 2025 में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों और मिशनों के बारे में जानकारी मांगी है। उन्होंने जानना चाहा कि इसरो ऐसे कितने मिशन लीड करेगा और अन्य अंतरिक्ष परियोजनाओं का नेतृत्व करने वाले संगठन कौन कौन से हैं। स्पेस सेक्टर के विकास के लिए कितने भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप और कंपनियां हैं और इनकी सहायता के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। इस सवाल का जवाब केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया। उन्होंने बताया कि इसरो का 2024 और 2025 में 10 महत्वपूर्ण अंतरिक्ष कार्यक्रमों का लक्ष्य है। इसरो की योजना में इनसैट 3DS, निसार, रीसैट 1B, रिसोर्सेट 3, TDS-01, स्पेडेक्स, ओशनसैट 3A, IDRSS, GSAT-20, NVS-02 अंतरिक्ष मिशनों के प्रक्षेपण शामिल हैं।
इसके अलावा आगामी वर्षों में इसरो की योजना में गगनयान कार्यक्रम और RLV यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के तहत परीक्षण उड़ानें शामिल हैं। निसार को छोड़कर सभी मिशन इसरो लीड करेगा। नवंबर 2023 तक अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप और कंपनियों की कुल संख्या 523 है। इनमें से 297 कंपनियों ने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क के लिए इसरो से मदद मांगी है। सरकार ने स्पेस सेक्टर में निजी क्षेत्र के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र के दरवाजे खोले हैं। सरकार संभावनाओं वाले क्षेत्र अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र को मदद भी दे रही है। इसमें शामिल है मेंटरशिप के साथ साथ इसरो सुविधा उपयोग सहायता प्रदान करना। गैर सरकारी कंपनियों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा रही है। नए स्टार्टअप्स को मदद दी जा रही है। गैर सरकारी कंपनियों को इन स्पेस हेल्प दी जा रही है। सभी हितधारकों को जोड़ने के लिए इन स्पेस डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है। इन स्पेस डिजाइन लैब की स्थापना की गई है। इसरो नित नई बुलंदियां छू रहा है। इसरो देश को गर्व के पल दे रहा है। इसरो की सफलता के पीछे सरकार भी पूरी मजबूती से खड़ी है। सरकार ने इसरो के बजट में लगातार बढ़ोतरी की है। 2013-14 में इसरो का बजट 5,615 करोड़ रुपए था, जो अब 2023-24 में 12,543 करोड़ रुपए हो गया है। अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए बजट आवंटन में 142% की वृद्धि सरकार ने की है। आज इसरो के हिस्से में कामयाबी के किस्से हैं। इसरो ने अब तक 489 विदेशी उपग्रह लॉन्च किए हैं। इसमें से 1990 से 2014 तक महज 35 विदेशी उपग्रह लॉन्च किए गए थे। 2014 से 2023 तक 389 विदेशी उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। 2014 से पहले इसरो का लॉन्च रेट हर साल 1.2 था, जो 2014 के बाद बढ़कर 5.7 हर साल हो गया है। हर साल लॉन्च रेट के लिहाज से इसरो ने 5 गुना छलांग लगाई है। सैटेलाइट प्रक्षेपण को अगर देखें तो साल 2014 से पहले ये आंकड़ा महज 4 था, जो अब 11 पर पहुंच गया है। इसरो की अंतरिक्ष की ताकत के जरिए आपदा प्रबंधन, स्मार्ट सिटी परियोजना, बुनियादी ढांचे के विकास, रेलवे ट्रैक और मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग, सड़कों और भवनों, टेलीमेडिसिन, शासन और GPS, भूमि मानचित्रण, स्वामित्व ने जीवन को आसान बनाया है। इन तमाम क्षेत्रों की इसरो निगाहबानी कर रहा है। इसके अलावा 2035 तक इसरो की प्लानिंग अंतरिक्ष स्टेशन स्थापना की है। 2040 तक इसरो की योजना चंद्रमा पर मानव भेजने की है। इसके अलावा शुक्र और मंगल ग्रह के लिए मिशन भी इसरो शुरू करेगा। राज्यसभा सांसद S. ज्ञानतेरा VM ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से स्टार्टअप इंडिया योजना को लेकर सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत कितने स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान बीज निधि अनुदान, ऋण और अन्य वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने वाले स्टार्टअप्स और वितरित निधि की जानकारी उन्होंने अपने सवाल के जरिए जाननी चाहिए। अपने सवाल के आखिर में उन्होंने पूछा कि योजना स्तर पर स्टार्टअप्स को दी गई निधि उत्पादन योजना में भिन्नता और पैमाने को लेकर क्या जानकारी है। इस सवाल का जवाब वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने दिया। उन्होंने बताया कि स्टार्टअप इंडिया एक पहल है, न कि कोई योजना। सरकार ने नवाचार, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और देश के स्टार्टअप कल्चर में निवेश को बढ़ावा देने के मकसद से 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की। स्टार्टअप इंडिया पहल के शुभारंभ के बाद से DPIIT ने 31 अक्टूबर 2023 तक 1,14,902 संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्रदान की। स्टार्टअप इंडिया पहल को स्केल अप के लिए सरकार स्टार्टअप के लिए निधियों का कोष, स्टार्टअप इंडिया नीड फंड स्कीम और स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम लागू कर रही है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को 945 करोड़ रुपए के कॉर्पस के साथ वर्ष 2021-22 से 4 वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है। SISFS को 1 अप्रैल 2021 से लागू किया गया है। स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष स्कीम को वर्ष 2016 में
10,000 करोड़ रुपए के कॉर्पस के साथ अनुमोदित और स्थापित किया गया। इस स्कीम का संचालन सिडबी यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा किया जाता है। स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, गैर बैंकीय वित्तीय कंपनियों और सेबी पंजीकृत AIF द्वारा दिए गए ऋणों पर क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए लागू की गई है। स्टार्टअप इंडिया केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना और भारत में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक मजबूत और इंक्लूसिव इकोसिस्टम का निर्माण करना है। 16 जनवरी 2016 को योजना की शुरुआत हुई। स्टार्टअप इंडिया का पहला मुख्य उद्देश्य उद्यमियों को सहायता देना है। स्टार्टअप इंडिया यात्रा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए उद्यमियों को अपने स्टार्टअप के सपने को साकार करने में मदद मिल रही है। एंटरप्रेन्योर को अपने आइडिया को एंटरप्राइज में बदलने तक की यात्रा में सफल होने के लिए इनक्यूबेट किए जाने का अवसर भी मिल रहा है। 2014 से पहले लगभग 350 स्टार्टअप थे, लेकिन स्टार्टअप योजना शुरू करने के बाद स्टार्टअप्स बूम पर रहे। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें 115 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ साथ देश में स्टार्टअप की संख्या 1,15,000 से अधिक हो गई है। भारतीय स्टार्टअप्स ने 2021 में $44 अरब जुटाए, जिसमें $33 अरब से अधिक का निवेश $50 लाख से अधिक के सौदों के जरिए हुआ। बायोटेक स्टार्टअप्स पिछले 8 वर्षों में 2014 में 52 स्टार्टअप से 2022 में 5,300 स्टार्टअप्स बढ़ गए हैं। आज इसरो करीब 150 निजी स्टार्टअप्स के साथ काम कर रहा है। 2017 से 2021 के बीच टेक स्टार्टअप में 23 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा हुई हैं। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत का सवाल महिला उद्यमियों को लेकर था। उन्होंने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से जानना चाहा कि देश में महिला उद्यमियों की संख्या में बढ़ोतरी के राज्यवार आंकड़े क्या हैं। क्या सरकार देश में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं या कार्यक्रमों को शुरू करने पर विचार कर रही है? अगर हाँ, तो इसे लेकर क्या जानकारी है? क्या सरकार देश में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम शुरू कर रही है? अगर हाँ, तो इससे जुड़ी जानकारी क्या है? कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय कुशल भारत मिशन की विभिन्न स्कीमों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम के जरिए देश में महिलाओं समेत सभी वर्गों के लिए कौशल प्रशिक्षण और विकास के लिए काम करता है। देश में महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए सरकार के मंत्रालयों, विभागों की ओर से विभिन्न पहल शुरू की गई हैं। RSETI स्कीम के अंतर्गत देश भर में 577 जिलों में 591 RSETI कार्य कर रहे हैं। ये RSETI खुद के छोटे उद्यम शुरू करने के लिए ग्रामीण बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को कौशल और उद्यमशीलता प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में देश भर के 577 जिलों में कार्यरत 591 RMETI में से 35 RMETI राजस्थान राज्य में कार्य कर रहे हैं। MSME मंत्रालय खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से गैर कृषि क्षेत्र में नई इकाइयों की स्थापना में उद्यमियों की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। किसी भी देश और समाज के विकास का आधार होती है आधी आबादी। इस लिहाज से भारत ने लगातार नए मुकाम हासिल किए हैं। देश में महिला उद्यमी लगातार बढ़ी हैं। बात MSME सेक्टर की करें तो आज करीब 80 लाख महिला उद्यमी इस सेक्टर में हैं। पिछले 5 वर्षों में PMEGP यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत महिला उद्यमियों की ओर से करीब 38% की वृद्धि के साथ उद्यमों की स्थापना हो रही है। शहरी क्षेत्रों में महिला उद्यमियों को 25% अनुदान और ग्रामीण क्षेत्रों में 35% अनुदान दिया जा रहा है। MSME मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत पिछले 5 वर्षों के दौरान कुल 3,13,000 महिलाओं को सीधा फायदा मिला है। देश में 2015 से 2020 तक
उद्यम आधार पोर्टल में रजिस्टर्ड महिला स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का प्रतिशत करीब 16% था, जबकि 2020 से जुलाई 2023 तक उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई का प्रतिशत बढ़कर करीब 20% हो गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई थी, ताकि व्यक्तियों को 10 लाख रुपए तक के गारंटी मुक्त ऋण प्रदान किया जा सके। योजना के शुरू होने के बाद से 30 जून 2023 तक 24 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि के 42 करोड़ 20 लाख से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। इसमें से करीब 11 लाख करोड़ रुपए की राशि के 2900 करोड़ से अधिक के ऋण महिला उद्यमियों को वितरित किए गए हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना में देश भर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को 1,90,000 से अधिक ग्रीन फील्ड सूक्ष्म और लघु उद्यमियों की स्थापना में 43,000 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण की सुविधा प्रदान की गई है। इसमें से 30 जून 2023 तक महिला उद्यमियों को 36,000 करोड़ रुपए की राशि के 1,60,000 से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत फंड पहल का मकसद एमएसएमई क्षेत्र की पात्र इकाइयों को विकास पूंजी प्रदान करना है। क्रेडिट गारंटी योजना के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमियों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना लागू कर रहा है। योजना की शुरुआत से लेकर 30 जून 2023 तक 4.5 लाख करोड़ रुपए की राशि वाली कुल 73 लाख गारंटी को मंजूरी दी गई है। इसमें से 65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 15 लाख गारंटी महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई को दी गई है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। आज सत्र का तीसरा दिन था। दोनों सदनों में विभिन्न विधायी कामकाज आज निपटाए गए। राज्यसभा में आज शून्यकाल और प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े सवालों के जवाब दिए गए। इसके अलावा देश में आर्थिक स्थिति पर अल्पकालिक चर्चा उच्च सदन में आज भी जारी रही। इस विषय पर मंगलवार को चर्चा की शुरुआत हुई थी, जो कल भी जारी रहेगी। इसके अलावा वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अनुपूरक अनुदान मांगों 2023-24 को दर्शाने वाला विवरण राज्यसभा के पटल पर रखा। लोकसभा ने आज जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक चर्चा के बाद पारित कर दिया। सदन में 6 घंटे तक चली चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 70 वर्षों तक जिनके साथ अन्याय हुआ और अपमानित किया गया, अब उनको सम्मान के साथ अधिकार मिलेगा। इसके बाद सदन में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को विचार और पारित करने के लिए रखा गया, जिस पर चर्चा कल भी जारी रहेगी। इसके अलावा सदन में सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स 2023-24 की पहली बैच और 2020-21 के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांगों को दर्शाने वाला एक वक्तव्य प्रस्तुत किया गया। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्रश्नकाल विशेष में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।